मरीजों का तड़पता हाल, ऑक्सीजन का आपातकाल। मरीजों की टूट रही सांस, ऑक्सीजन मिल जाए काश। बिन ऑक्सीजन कैसे बचेगी मरीजों की जान। कोटा में ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की मौत का आरोप। राज्य मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, मांगी रिपोर्ट। ऑक्सीजन को लेकर डॉक्टर रघु शर्मा का केंद्र पर निशाना। ऑक्सीजन में जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट्स लगे हैं देश के अंदर, उनको भारत सरकार ने अपने अधीन में ले लिया और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी उन्होंने ही तय करना शुरू कर दिया। चिकित्सा मंत्री ने कहा, प्रदेश को 136 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत। और जो भर्ती मरीज हैं, उनको अगर उनकी कंडीशन के मुताबिक हम प्रॉपर ऑक्सीजन दें तो हमें 136 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। रघु शर्मा बोले, 124 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा फिक्स, सप्लाई केवल 65 मीट्रिक टन। और जो कोटा निर्धारित किया है भारत सरकार ने, उसमें गुजरात के लिए 900 MT, 300 उनकी और रिक्वायरमेंट बताई, मतलब 1200 मैट्रिक टन, और राजस्थान के लिए 124 मैट्रिक टन। उसमें से भी सप्लाई 65 मैट्रिक टन हो रही। बीजेपी ने ऑक्सीजन पर कांग्रेस के आरोप किए खारिज। और आज जो ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी है, उनके सदा एक स्वभाव बन गया है कि हर चीज से जिम्मेदारी से भागते हैं, केंद्र का दोषारोपण करना। सियासत को ऑक्सीजन फुल। नमस्कार, दोपहर की 2 टूक में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कोरोना की दूसरी लहर ने व्यवस्था की पोल खोल दी है। हालांकि राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश में हेल्थ सिस्टम बेहतरीन काम कर रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में बेड फुल हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी की खबरें आ रही हैं। कोटा में तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 2 मरीजों की मौत का भी आरोप है। वहीं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का कोटा फिक्स कर दिया है और तय कोटे में से भी ऑक्सीजन कम मिल रही है। इससे समस्याएं हुई हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोप खारिज कर दिए। यानी सियासत को कम से कम इस मुद्दे पर ऑक्सीजन फुल मिल रही है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट पैनल है। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आरसी चौधरी जी, कांग्रेस नेता हैं, अशोक सिंह शेखावत जी, बीजेपी नेता हैं, और अवधेश आकोदिया जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं जी। लोगों को ऑक्सीजन उनके बेड पर, जो मरीज हैं कोरोना के, उन्हें मिले या ना मिले, कम से कम इस मुद्दे पर सियासत को ऑक्सीजन फुल मिल रहा है, ऐसा कम से कम देखने को मिल रहा है बयानबाजी से। जी बिल्कुल अभिषेक जी, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने कहावत सुनी होगी कि जब प्यास लगती है तब कुआं खोदना, प्यास लगने पर कुआं खोदना। तो यही स्थिति यहाँ पर हो रही है। जब देश में कोरोना आया था और लॉकडाउन लगाया गया था, धीरे धीरे केसेस कम होते गए और एक समय ऐसा लगा कि शायद कोरोना चला गया है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार ये दावा कर रहे थे, और जो दूसरे देश हैं उनका उदाहरण दे रहे थे कि भारत में कोरोना की सेकंड वेव आएगी, लेकिन उनके इस मशवरे को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब सेकंड वेव आई और बीच में जो समय रहा पूरा फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में,
उसमें होना ये चाहिए था कि सेकेंड वेव की तैयारी हम ज़्यादा पुख्ता तरीके से करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, कोरोना से लड़ने के लिए जो भी चीज़ें जरूरी हो सकती हैं उन सबको हम डेवलप करें। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से देश में नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि वो किसी एक राज्य में नहीं हुआ दूसरे में हो गया, तकरीबन सभी राज्यों में एक जैसी स्थिति है। आप सैंपल देने जाते हैं, यदि आपको लक्षण दिखते हैं तो सैंपल लेने में आपको देरी होती है, उसका नतीजा आने में देरी होती है। उसके बाद यदि आपको लक्षण दिखते हैं कि आपको एडमिट होना है तो आपको बेड मिलने में देरी होती है। यदि आपको बेड मिल भी जाता है और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती है। यदि आपको दवाई की ज़रूरत होती है तो आपको दवाई नहीं मिलती है। और यदि किसी की मौत हो जाती है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि उसको सही समय पर उसके अंतिम संस्कार नहीं तक हो की रहा है। व्यवस्था सरकारों में नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति है, तो स्थिति तो बहुत भयावह है। अब इसकी जिम्मेदारी कौन ले? सब इससे बचना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं और ये जो राजनीति हो रही है वो इसी वजह से हो रही है। अब बड़ा सवाल यह भी अवधेश जी कि एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा, झारखंड ने लॉकडाउन लगा दिया, राजस्थान में कर्फ्यू है, चलिए ठीक है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमें तैयारी करनी है। सर, तो पिछली बार कर क्या रहे थे? जब मामले कम हुए तो तब क्या कर रहे थे? यानी कि पिछली बार लॉकडाउन लगा यह कहकर के कि हम तैयारी करेंगे, फिर उसी स्थिति में पहुंच गए और अब एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति है कि हम तैयारी करेंगे। बिल्कुल अभिषेक जी, जो सरकारें हैं वो ये मान के चल रही थी कि भारत से कोरोना चला गया है, तो किसी ने कोई भी तैयारी नहीं की। उल्टा पहले से भी बदतर स्थिति है, क्योंकि पहले जो संक्रमित लोग थे वो कम थे। इस बार आप देखिए पूरे देश की यदि बात करें तो लगभग 3 लाख लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। और ये तो तब है जब रिपोर्ट देरी से आ रही है, सैंपल कलेक्शन में लोगों को परेशानी हो रही है। तो यदि हम एक्चुअल फिगर की बात करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आप तैयारी क्या करेंगे, ये तो किसी के समझ में नहीं है। बीच में आपको पर्याप्त समय मिला था जब आप जो बेड्स हैं वो बढ़ा सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होगी यदि लोग बढ़ जाएंगे तो उसको आप दुरुस्त कर सकते थे, दवाइयों की आपूर्ति आप दुरुस्त कर सकते थे। लेकिन किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया और जो अभी स्थिति है वो सचमुच में बहुत भयावह है और सब कुछ भगवान भरोसे हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आरसी चौधरी जी, अवधेश जी ने जो बात कही आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि उन्होंने एकदम फैक्ट बताया है, हम उस वक्त में नहीं संभले, उस वक्त में हमने तैयारी नहीं की जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी संभलने की और सबसे ज्यादा तैयारी करने की जरूरत थी। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये लगातार कह रहे थे कि दूसरा वेव आएगा और अगर दूसरा वेव आया तो उसके लिए अगर हमने तैयारी नहीं की तो संभलना बहुत मुश्किल होगा। अभिषेक जी, निश्चित रूप से अवधेश आखोदिया जी ने जो बात कही उस बात को लेकर कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन तमाम जो टीवी चैनल्स हैं, चाहे डिबेट के या मीडिया के जो दूसरे कोई साधन है, सबसे अच्छी पत्रकारिता यही होती है कि राजनीति के अंदर दोनों ही लोगों को, अपराधी को पीड़ित के साथ में खड़ा कर दो, निश्चित रूप से कहें कि दोनों ही भागीदार हैं। ये सबसे एक अच्छा ट्रेंड हो गया। मैं चाहता हूं मेरे से एक तल्ख पर्सन हो राज्य की व्यवस्था को लेके, मैं उनका जवाब दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सब एक जैसे हो गए, क्योंकि राजनीति का, जिस पार्टी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस राजनीतिक विचार को लेकर हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम जवाबदेही तय करना चाहते हैं। और मैं ये चाहता हूं जब अपनी डिबेट कंक्लूड हो तो कहीं ना कहीं आप जवाबदेही तय करें। इस राजस्थान की ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन का उत्पादन है, उस उत्पादन होने वाले प्लांट आज केंद्र सरकार के अधीन है। उसका जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो केंद्र सरकार अपने अधीन करके और राज्य को अलोकेट कर रही है। हमारा प्लांट का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है और हमें कैपेसिटी कम पे निर्धारित करके और दी जा रही है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम सप्लाई कर सकते हैं, हमारी डिमांड से ज्यादा हमारे पास में प्रोडक्शन है। लेकिन केंद्र की सरकार, हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक एक बंधुत्व की भावना लिए हम दूसरों के प्रति भी प्रतिबद्धता रखते हैं। लेकिन राजस्थान को ये कहें अपनी नाकामी के कारण आप दूसरे राज्यों के साथ में पक्षपात करें और राजस्थान को आप अलोकेट करते हैं 65 मेट्रिक टन और राजस्थान से लेके जाते हैं आप 120 मेट्रिक टन, गुजरात को देते हैं आप 900 मेट्रिक टन। आखिर ऐसा दोगला व्यवहार कैसे? हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से, हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक, हम वो उसको राजस्थानी की तरह ही देखते हैं। ठीक है, अब आरसी चौधरी जी, देखते हैं हम। एक चीज अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद जब हालात बिगड़ने लगे, उससे पहले तक क्या राजस्थान ने गाइडलाइंस का पालन किया? राजस्थान के लोगों ने गाइडलाइंस का पालन किया? और अगर लोग पालन नहीं कर रहे थे तो फिर जिम्मेदारी किसकी थी? छोड़िए दूसरे राज्यों को,
जिम्मेदारी किसकी थी कि जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उसका पालन हो, और वहां किस किस ने चूक किया उसकी जिम्मेदारी आप कहां तक तय करते हैं? आज आपने जो मुद्दा रखा कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन सियासत हाँ, को और ऑक्सीजन उसके लिए मैं रखा, सवाल उनसे लूंगा, बीजेपी के प्रतिनिधि भी यहां पे हैं, ये जवाब मैं लूंगा, लेकिन जहां से हालात बिगड़ने शुरू हुए उसको लेकर के मैं पूछ रहा हूं, वहां पे मैंने इसीलिए कहा जहां सबसे ज्यादा संभलने की जरूरत थी वहां की बात। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले राजस्थान के तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों के अंदर रहते हैं, और राज्य के अंदर भी अलग अलग राज्यों के दूसरे लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने जब प्रधानमंत्री जी से संवाद किया था, और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ने भी देश के प्रधानमंत्री से कहा था कि तमाम देश के लिए एक एसओपी जारी कीजिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। हम पूछना चाहते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री 24 मार्च की आधी रात को बिना किसी राज्यों के मुख्यमंत्री से बात किए हुए 4 घंटे के समय में पूरे देश में तालाबंदी कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, तब उनसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और जब जिम्मेदारी का वक्त आता है तब आप राज्यों के ऊपर डाल देते हैं। ये कहां की बात है? क्या राजस्थान के अंदर आने वाले तमाम लोगों को हमने, जहां पे कोरोना की पीड़ित सबसे ज्यादा थे, आरसी चौधरी जी, उस फेज के बाद परिस्थितियां किस हद तक गई थी? उस फेज के बाद परिस्थितियां किस हद तक गई थी? राजस्थान में एक्टिव केसेस कहां तक पहुंच गए थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, और वो संवेदनशीलता रखते हैं मानवता के लिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने चुनावी रैलियों में भाग नहीं लिया सर, इसीलिए तो उन्होंने कर्फ्यू लगाया। कर रहे थे, संवेदनशीलता को देखते हुए आरसी चौधरी जी कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन पता चला उसके बाद भी सड़क का शिलान्यास कर देते हैं। बात नहीं कर रहा हूं अभिषेक, मैं कर्फ्यू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1 अप्रैल से राज्य के अंदर उपचुनाव थे, लेकिन मुख्यमंत्री 30 मार्च के बाद में जगह जगह उन्हें बुलाया जा रहा था, पार्टी के अध्यक्ष को बुलाया जा रहा था, लेकिन वो नहीं गए। आरसी चौधरी जी, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा थोड़ा ही होता है। जहां चीजें हैं उसको भी तो स्वीकार कीजिए ना। उसके लिए कौन बोल रहा है? उसके लिए तो बिल्कुल है कि बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया, लेकिन जहां पे कुछ खामियां हैं, खामियों को ही तो उजागर करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद कहते हैं आपको अपनी खामियों को पहचानना होगा, और अगर आप अपनी खामियों को पहचानेंगे नहीं तो उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी का प्लेटफॉर्म इतना है कि वो विपक्षी दलों के साथ में संवाद करते हैं, राजस्थान के हर वर्ग के साथ में संवाद करते हैं, धर्म गुरुओं के साथ में संवाद करते हैं। जब वो संवाद करते हैं तो संवाद से रास्ता निकलता है, वो परिस्थिति बिगड़ने पे नहीं जागते हैं। देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री 17 तारीख को चुनावी रैलियां करते हैं। ये आपने बड़ी बात कही कि परिस्थिति बिगड़ने के बाद, और शायद अब केंद्र सरकार अब जाकर के जागी है। अशोक जी, ठीक है, अब अशोक जी को मैं इस चर्चा में शामिल कर रहा हूं। अशोक जी, ये परिस्थिति शायद ना होती अगर हमने फरवरी, जनवरी और मार्च के महीने में तैयारी कर ली होती, जो हमें समय मिला था। देखो कि आशीष जी, जिस प्रकार से कोरोना का करवट, ये सेकंड लहर आ रही है, मुझे लगता है कि राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप की ये बात नहीं करनी चाहिए, और जो भी हमसे जो आप कहोगे वो करने के लिए केंद्र सरकार, मोदी जी पूरे तैयार है, और हर राज्य के लिए बराबर है, चाहे भारतीय जनता कैसे सर, वो तो मांग रहे हैं कि हमें 136 मेट्रिक टन की जरूरत होगी, 65 मिल रहा है। देखो, आप ये बताएंगे, जिस प्रकार से कहा कि 120 मैट्रिक टन की यदि ऑक्सीजन की उसकी सप्लाई, उसकी क्षमता है भिवाड़ी के अंदर, तो अन्य राज्यों को देने का उसमें प्रावधान भी है। ये फटके आए आरसी चौधरी जी साहब और रघु शर्मा जी और मुख्यमंत्री जी, और यहाँ बैठ करके जिस प्रकार से आप जनता को गुमराह कर रहे हो और जनता में पैनिक उत्पादन करने का काम कर रहे हो, ये गलत है। हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार बैठा केंद्र सरकार, लेकिन आप पैनिक उत्पादन कर रहे हो। पैनिक नहीं करिए, हम कहते हैं कि आपको जो चाहिए, जो दवाइयों से चाहिए सके, वेंटिलेटर जैसे इस देश में कितने थे, कहां से लेके आए, देने की कोशिश करी। ऑक्सीजन के 23 जिलों के अंदर प्लांट लगाने के बाद उनको 6 दिन से कह रहे हैं, 6 माह से कह रहे हैं, बार भी सरकार इनको लेटर लिख रही है, लेकिन आग मूंद के ये बैठे हैं, इनकी लड़ाई आपसी में नहीं जा रही है, और केंद्र सरकार पर बार में ये आरोप लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन पर आरोप लगाते हैं, अब ऑक्सीजन पर लगाने लग गए। जामनगर से अच्छा अशोक जी ऑक्सीजन का है, अच्छा अशोक जी, हो रही है। अब मैं कह रहा हूं बीच में बोले, 1 मिनट अशोक जी, आप खुद बताइए क्या ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से हो रही है? सभी राज्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रहे हैं? क्या ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है देश के किसी भी राज्य में? अब दिल पे हाथ रख के एक बार बताइए कि क्या ऑक्सीजन की कमी है या नहीं? ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हुई है या नहीं? ऑब्जेक्ट टाइप में आप पूछ रहे हो,
मैं एक थोड़ा सा 30 सेकंड लेता हूं आपको। आज ये बता रहा हूं, कल इनसे पूछा गया सवाल कि राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है नहीं है, किसके अंडर में आता है? औषधि नियंत्रण डिपार्टमेंट में उसके जो बड़े अधिकारी, उसने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई राजस्थान में सही है। तो ये किस प्रकार से गुमराह कर रहे हैं? इनका प्रबंधन खराब है, इनको ये नहीं पता कि हमारी मांग कितनी है, उपलब्धता कितनी है, उसका परिवहन कैसे होगा। स्वास्थ्य मंत्री खुद सामने आकर के बता रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री खुद सामने आकर के बता रहे हैं कि हमें 65 मीट्रिक टन मिल रहा है, 124 की सीमा बांधी गई है और 136 की जरूरत पड़ेगी अगर अभी के हालात को देखें तो। स्वास्थ्य मंत्री तो खुद सामने आके बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी तो कह रहा हूं कि वो तो साड़ा के चुनाव में इतने व्यस्त रहे, उनको पता ही नहीं था। उनको तो ब्रीफिंग आकर के कोई कुछ अधिकारी करते थे, वो आके ब्रीफिंग बोल देते थे। उनको कहा जाता था कि आप तो सिर्फ इतना सा बताइए कि केंद्र सरकार पर अपन को कैसे हमला करना है, क्या बात करनी है, वो उनके अलावा कुछ नहीं है। आप बताइए, आज ऑक्सीजन की सिलेंडर की राजस्थान में कैपेसिटी कितनी है सिलेंडरों की? 30,000 के लगभग इनके पास में स्टॉक में पड़े हैं। 25 से 30,000 की बनाने की प्रतिदिन की इनकी क्षमता है। 12,000 के लगभग इनके सिलेंडर जो प्रतिदिन खप रहे हैं। उसके बाद में सारा रिकॉर्ड होने के बाद में इनके पास है खाद्य डिपार्टमेंट का, औषधि डिपार्टमेंट को बार बार वो कह रहा है, और उद्योगों के जो उत्पादन होते हैं वो कह रहे हैं हम आपको देने के लिए तैयार हैं, और केंद्र सरकार इनको दे रही है जो इनका कोटा होता है निर्धारित। फिर भी इन लोगों को सियासत करने में कोई चूक नहीं हो रही है, जवाब सियासत कर रहे हैं। तो ये राजस्थान के अंदर आप पैनिक उत्पन्न मत करिए, आपको जो चाहिए वो चीजें बताइए, ये चीज चाहिए, पैनिक मत करिए। आप ये बताइए कि 1800। ठीक है, आरसी चौधरी जी, क्या सिर्फ पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप? अभिषेक जी, मैं ये जानता हूं कि मैंने उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता बोले थे व्यवधान नहीं डाला। बोलने का अवसर मिलना चाहिए ताकि प्रदेश की जनता समझ पाए। आप जब कंक्लूड करें तब इस कंक्लूड के अंदर ये निश्चित रूप से बताएं कि कौन इसके लिए अशोक जी, आपने आरोप लगा दिया ना, कहूंगा कि बीजेपी के साथ ने कहा कि 30,000 सिलेंडर प्रतिदिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है राजस्थान की। अरे अशोक जी, जब आपने आरोप लगा दिया तो जवाब तो सुन लीजिए सर। स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? लेकिन मंत्री स्टेटमेंट कर दे रहे हैं, उसको उनको माफी मांगनी जब राज्य के अंदर अशोक जी, अब जवाब तो सुन लीजिए। कैपेसिटी है, आपका मिस मैनेजमेंट है। अशोक जी, अब जवाब तो कम से कम सुन लीजिए। आप मांग बनाइए, ये दिक्कत है सर, सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये दिक्कत है। हेड भी आपका, टेल भी आपका, ये कैसे हो सकता है सर? सवाल जब आपने उठाए, जवाब उसका सुन लीजिए। अभिषेक आरसी चौधरी जी, क्विक रिएक्शन इस पे। अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहूंगा राजस्थान के अंदर 154 मीट्रिक टन की कैपेसिटी है, 30,000 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन की कैपेसिटी है। लेकिन जो ऑक्सीजन का उत्पादन है उस पर नियंत्रण केंद्र सरकार का है। केंद्र अन्य राज्यों को ऑक्सीजन दे, निश्चित रूप से देनी चाहिए, लेकिन राजस्थान को जितनी जरूरत हो उतनी सप्लाई आवश्यक होनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि गुजरात के अंदर आप 900 मीट्रिक टन सप्लाई की कैपेसिटी देते हैं, उससे ज्यादा भयावह स्थिति और पेशेंट अगर राजस्थान के अंदर बनने बराबर में आते हैं तो वहां पे आपने इतनी कम लिमिटेशन क्यों रखी? और कम लिमिटेशन होने के बाद में ही ओनली 65 तो ये मांग अभी केंद्र से की गई है ना, हमें क्यों दे रहे हैं? एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि केंद्र की सरकार ने 11 लाख इंजेक्शन रेमडेसिविर के निर्यात किए हैं, एक्सपोर्ट किए हैं। और जब राज्यों के अंदर जरूरत हुई, चाहे महाराष्ट्र के अंदर हो, देवेंद्र फडणवीस पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता वहां पे पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने हमारे निजी मित्रों से 4 करोड़ की दवाई खरीदी, रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदा। दूसरी तरफ गुजरात के भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि मैंने 5,000 इंजेक्शन मंगवाए मेरे मित्र से। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर ये इंजेक्शन की कालाबाजारी का काला धंधा किसने शुरू किया? आज राजस्थान के नहीं पूरे देश के लोग इस इंजेक्शन के लिए मर रहे हैं और सरकार एक तरफ निर्यात कर रही है और कालाबाजारी को बढ़ावा दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के एक मिनट सर, आप दोनों अब एक मिनट के लिए रुक जाइए। आप दोनों ले लेते किस प्रकार से हो जाती है? अशोक जी, आरसी चौधरी जी, अब 1 मिनट के लिए रुक जाइए। अवधेश जी, बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बिठाने की कोशिश नहीं कर रहे हो। ठीक है अशोक जी, अब 1 मिनट। अवधेश जी, आपने सुना दोनों ही पार्टियों के नेताओं को। एक छोटा सा आंकड़ा यह है कि पूरे हिंदुस्तान में आज के रेट की अगर बात करें, 6400 मीट्रिक टन जो है वो ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, 2000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की खपत है। और स्थिति यह है कि वो भी पूरा नहीं हो पा रहा है, और जो खपत है वो इंडस्ट्रीज को अगर भेजा जा रहा है, आज के डेट में इंडस्ट्रीज को क्या जरूरत है ऑक्सीजन की, ये दिल्ली हाईकोर्ट भी कह चुकी है कि उनको रोकिए, पहले लोगों को देख लीजिए। देखिए अभिषेक जी, चाहे कांग्रेस के और भाजपा के प्रवक्ता कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई ये है कि देश के सभी राज्यों में
ऑक्सीजन जो है वो कम मात्रा में मिल रही है। जो जितने कोविड पेशेंट्स हैं उनको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उस मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। आप सही कह रहे हैं कि कैपेसिटी ज्यादा है और कंज्यूम कम हो रही है यहाँ पर भी, लेकिन जो इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्सीजन काम आती है उसको बाईपास करने के लिए एक चैनल चाहिए होता है। दुर्भाग्य से इतना छोटा सा काम भी अभी तक नहीं हो पा रहा है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। मुझे भाजपा के प्रवक्ता ने जो आरोप लगाया कि जो राज्य सरकार है वो पैनिक क्रिएट करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन की जो कमी है वो उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है। देखिए, कम से कम महामारी के दौर में इस तरह का आरोप मत लगाइए। कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि ऑक्सीजन की कमी से उसका कोई नागरिक मर जाए? वो सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार बदनाम हो जाए। इस तरह की कोई सरकार नहीं करती है और केंद्र सरकार भी जानबूझ के ऑक्सीजन की जो कमी है उसको क्रिएट नहीं कर रही है। लेकिन एक व्यवस्था बनाने की जरूरत है। जितनी ताकत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने पर लगाया जाता है, मेरे हिसाब से उतनी ताकत से यदि ऑक्सीजन की सप्लाई को सुचारू करने में लगाया जाए तो 1-2 दिन में स्थिति बिल्कुल सामान्य हो सकती है। बिल्कुल। अवधेश जी, एक और चीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक ट्वीट मैंने देखा, उसमें यह है कि 162 जिला अस्पतालों में प्लांट लगाने की बात थी। अक्टूबर में टेंडर निकाले गए। आज के डेट की स्थिति यह है कि सिर्फ 33 जगहों पर प्लांट लग सका है। कितने काम कर रहे हैं फिलहाल उसके आंकड़े में नहीं जाऊंगा, लेकिन 33 लगे हैं। कहा यह गया है अप्रैल तक 59 और लग जाएंगे और मई तक 80। चलिए वो ठीक है, आंकड़ा जो है वो 172 तक पहुंच जाता है। 162 172 क्या आंकड़ा है मुझे भी समझ नहीं आया। मतलब इस दौर में भी अगर आप इतने धीमे काम कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा? बिल्कुल अभिषेक जी, आप ठीक कह रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि बिल्कुल प्यास लगने पर कुआं खोदने वाली स्थिति है। जब आपके पास समय था पूरा के पूरा, जब देखिए जब ये सब अनाउंसमेंट कब हुए थे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के? जब कोरोना के केसेज फर्स्ट फेज में बढ़ रहे थे। जब बीच में कम हो गए केसेज तो आप बिल्कुल सो गए। आपका कोई ध्यान नहीं था। आपने जो अनाउंसमेंट किए उनकी क्या प्रोग्रेस है, वो कहां तक पहुंचे, प्रोजेक्ट पूरे हुए या नहीं हुए, उत्पादन शुरू हुआ या नहीं हुआ, उस पर आपका कोई ध्यान नहीं था। यही वजह है कि जो आपने जिस समय उस समय जो घोषणाएं की थी, जो प्लांट लगाने थे आपको, वो आधे से भी कम लग नहीं पाए, उनमें प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया है। यदि आप उसी स्पीड से काम करते, और इसमें केवल केंद्र सरकार की गलती नहीं है, इसमें सारी राज्य सरकार राज्यों की सरकारें बराबर की दोषी हैं कि वो पाक साफ है, तो ये संभव है नहीं। सो गए थे एकदम। ठीक है अशोक जी, अब देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री खुद इस बात को स्वीकार कर रही है कि जो 162 जिला अस्पतालों में प्लांट लगाना था उसमें भी हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हेल्थ मिनिस्ट्री खुद इस बात को स्वीकार कर रही है। देखो कि एनआरएचएम के थ्रू जितने भी जो फंड आया था उस फंड के अंदर ऑक्सीजन प्लांट का लगाने का भी विचार था, लेकिन चलो वो इन लोगों ने 6 महीने में किस कारण से नहीं लगा पाए, या इनको लगा कि कोई इनकी फुर्सतों में नहीं बैठ पाए। सरकार का चल रहा था, उसमें माथापड़ी इनकी बहुत ज्यादा हो रही थी। लेकिन मैं एक और कहना चाहता हूँ, यदि सिलेंडर की कीमत तो तय कर दें आप, अधिकतम कीमत तो तय करें। यदि अधिकतम कीमत तय नहीं करी तो आज कालाबाजारी हो, उसको कालाबाजारी को रोकने का काम कौन करेगा? वो तो सरकार ही करेगी ना। 2 प्रकार से, एक तो आपके सिलेंडर से ऑक्सीजन लगाते हैं और एक आपका सर सिलेंडर की कीमत क्या केंद्र सरकार एक बार में तय नहीं कर दे सकती है कि पूरे देश में गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर इतने होंगे? आप हर प्लांट को अपने हाथों में ले सकते हैं, सिलेंडर के दाम आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। कीमतों के अंदर जो आ रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक लिमिटेशन दिया रखा है, उसमें कह रहे हैं कालाबाजारी हो रही है, उनको रोकने का काम करें, ये तो बताएं तो शुरू। सर दाम क्या आप फिक्स नहीं कर सकते हैं? वैक्सीन की कीमत आपने फिक्स की ना सर, तो इसकी कीमत क्यों नहीं फिक्स कर सकते आप? कालाबाजारी रोकने में नाकाम रही है, दवाइयों में रोकने में नाकाम रही है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र है, उसी के अलावा एक क्विक समय बिल्कुल मेरे पास नहीं है। आरसी चौधरी जी, अब आपको ही बोला जा रहा है कि दाम फिक्स कीजिए, जल्दी से रिएक्शन सर 10 सेकंड में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तथ्यों पे तो कुछ आधार है ही नहीं, वो तो अनगल की बातें कर रहे हैं। लेकिन आकौदिया साहब ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रखा। इस देश के अंदर 7123 मेट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन की कैपेसिटी है, लेकिन अलग अलग जगह पे जहां पे पहुंचनी चाहिए, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टैंकर होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, वो क्रायोजेनिक होने चाहिए ताकि उससे ट्रांसपोर्ट हो सके। जो नाइट्रोजन के भी जो टैंकर हैं उनको भी बदलने का जो एक काम था, जो इसको अनुमति देनी थी सरकार ने, वो आज तक डिले करते गए और अभी कल ही उन्होंने वो सारे डिले होने की वजह से आज ये स्थिति आई है कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हो रही है। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी, सियासत को नहीं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।